Hey, welcome guys. This is Tarun and you are watching Brother Coaching Channel. First of all, welcome to all of you guys. तो कंसेप्ट इन हैंड्स में आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 10th के लिए है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्लास 10th की साइंस पूरी हम कवर करेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो आई होप मैथ्स की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलें। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के ऊपर दोस्तों अगर आपने कमांड बनानी है तो क्लास 9th में जो भी आपने पढ़ा है उसका कैसे हमने यूज़ करना है, कौन कौन से कंसेप्ट्स आपके यूज़ में आएंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादातर आपके सिलेबस में केमिकल रिएक्शंस ही हैं केमिस्ट्री में। तो क्लास 9th के जो कंसेप्ट्स हैं उसका यूज़ करके हम उन केमिकल रिएक्शंस को करने की कोशिश करेंगे और मैं बताऊँगा अभी कैसे प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डे टू डे लाइफ से हम ज़्यादातर इसको रिलेट करेंगे। जितनी डे टू डे लाइफ से रिएक्शंस जुड़ी हैं वो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो डे टू डे लाइफ में देखिए दोस्तों, आपने मिल्क को कर्ड में चेंज होते देखा होगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा भी मिल्क को थोड़ा सा हम गर्म करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी कर्ड ऐड कर देते हैं और सुबह तक देखते हैं वो जो मिल्क है वो पूरे का पूरा कर्ड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसका अगर हम टेस्ट चेक करें, मिल्क का और कर्ड का टेस्ट चेक करें तो बिल्कुल डिफर होता है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। तो क्या आपने चीज़ याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट करना पड़ा या कोई केमिकल हमने ऐड किया, मतलब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट की और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे भी इसको, किस तरह की हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि एक न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि आपने लोहे के ऊपर जंग लगते हुए देखा होगा। अगर आपके घर में कोई भी आयरन से बनी चीज़, लोहे से बनी चीज़ है, कुछ टाइम बाद अगर मॉइस्चर है जो पानी पड़ने के कारण, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो उसको रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे को पूरा चेंज हो गया। ठीक है, या इसके ऊपर एक कोटिंग हो गई तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, कुछ हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिली, तो इसको भी हम केमिकल रिएक्शन मानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ से जुड़ी एक एग्जांपल है, जैसे एलपीजी गैस जिसको हम मीथेन गैस भी बोलते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में आप इसका फॉर्मूला पढ़ोगे, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। अब यहाँ पे जो मीथेन गैस है वो एक गैसेस फॉर्म में है। अब उसको जब आप बर्न करते हो, कोई भी चीज़ बर्न किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस यहाँ पे हीट निकल रही है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे जो है वुड को हम बर्न कर रहे हैं तो कोई भी वुड है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब बर्न किसकी प्रेजेंस में होती है, कोई चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकल रही है यहाँ पे भी हीट। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों, जो मीथेन गैस है वो एक न्यू गैस में यहाँ पे चेंज हो गई, या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना यहाँ पे, वाटर। तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन को हमने बर्न किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा बर्न, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ। तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस के अंडर आते हैं। तो मीथेन जो गैस है उसको हमने बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बने, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ। अब दोस्तों हमको ये पता है भी मोस्टली जितना भी हमारे आसपास नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। पहले का ऑक्सीजन को माना जाता था, पर मोस्टली अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। ठीक है, तो इसको भी हम केमिकल रिएक्शन मान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी प्रोडक्ट कैसे हम लिखेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। दोस्तों आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें आपने फॉर्मूला ड्राइव किए होंगे वैलेंसी से। ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या अपना शेल कंप्लीट करने के लिए लॉस या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ।
वैसे मैंने दोस्तों इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको समझाया है भी, वो 3-4 चीज़ें आप अच्छे से आप कर लेते हो तो केमिकल रिएक्शन में आप प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमारे पास बनता है H2O। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आप देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, तो वैलेंसी भी एक ही होगी। ठीक है, अगर इसके आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2-6। ये आपने किया हुआ है 9th क्लास में, तो 6 वैलेंस हो गए। अब ये नंबर आपने पढ़ा होगा, अगर 5 से ग्रेटर है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो कितने चाहिए इसको, 2, तो 2 इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो इसको क्रॉस कर देते थे और आपका फॉर्मूला बन जाता था H2O। अगर इसको हम डिटेल में समझे, वैसे तो हम इसको मेटल एंड नॉन मेटल में समझेंगे, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट ये बता दिया भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ये आपने क्लास 9th में किया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। दोस्तों आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 3 वीडियोस देख रहे होंगे। एक में क्या है, जो कॉर्न है वो बॉईल हो रहा है, ठीक है, दूसरे में जो बटर है वो मेल्ट हो रहा है, और थर्ड में कोई फूड कुक हो रहा है। ठीक है, किसी भी तरह का फूड मान लीजिए कुक हो रहा है। ठीक है, अब तीनों केस में आप सभी के लिए क्वेश्चन है भी, तीनों केस में किसको हम केमिकल रिएक्शन मानेंगे, किसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वैसे यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जहाँ पे जो कॉर्न है वो बॉईल कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड हो रहा। ठीक है, इससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ बटर में भी देखें तो जो बटर मेल्ट कर रहा है वो वापस से अगर मान लो उसको ठंडा कर दे तो बटर ही रहेगा, मतलब प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी उसकी, सेम रहेंगी। ठीक है, पर यहाँ पे हम देखें जो फूड है, फूड को अगर कुक करते हैं तो हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है। ठीक है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका कलर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो कुकिंग ऑफ फूड को हम क्या मान सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों केमिकल रिएक्शन नहीं है, मेल्टिंग ऑफ बटर या बॉइलिंग ऑफ कॉर्न। तो आई होप आपको दोस्तों समझ आ गया होगा कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे या कैसे हम पता लगाएंगे भी ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। अब दोस्तों जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, तो 9th में दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे हम वुड को बर्न कर रहे थे तो वुड में कार्बन प्रेजेंट थी। ठीक है, अब उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कोई भी चीज़ बर्न होती है उनकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, आप सभी को पता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब जो रिएक्टेंट है, अब दोस्तों जो रिएक्टेंट है वो वर्ड इक्वेशन में भी लिखे आ सकते हैं। अगर आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो कार्बन का सिंबल होता है C, तो ऑक्सीजन का होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे बना तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, वो क्या है भी, जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे यहाँ पे मीथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो मीथेन बर्न हो रही है, उसका कंबशन हो रहा है, तो जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है क्या उसके एटम्स चेंज होते हैं, जस्ट एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो सेंटर में कार्बन है और आसपास क्या है, इसके अटैच हाइड्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो देखा जाए तो बीच में कार्बन है इसके प्रोडक्ट में और आसपास क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन एटम्स। तो देखा जाए तो सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, एक के एटम्स दूसरे के एटम्स के साथ अटैच हो गए। ठीक है, कैसे अटैच हुए, या तो ये आयनिक बॉन्डिंग करेंगे या कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है भी, लॉस गेन करते हैं। वैसे मोस्टली कार्बन जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब शेयर करने के बाद वो अपना जो शेल है वो कंप्लीट कर लेगा, लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा।
और यहाँ पे बस ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों, भी जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है किसी दो रिएक्टेंट्स के बीच या तीन रिएक्टेंट्स के बीच, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स चेंज नहीं होते। ठीक है, तो फर्स्ट हमने समझा जब केमिकल रिएक्शन किसको हम मानेंगे, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, जब उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी जो उसका ओरिजिनल रिएक्टेंट था उससे बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक और चीज हमने समझी भी, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, कोई न्यू एटम्स फॉर्म्ड नहीं होता। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या कौन कौन सी विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कोई भी चीज़ को आप बर्न करते हो, यहाँ पे इंसेंस स्टिक को हम बर्न कर रहे हैं या क्रैकर्स को हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गैस इवोल्व होती है। जैसे मोस्टली माना गया है, मैंने आपको कहा है भी सभी चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट है, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे गैस निकल रही है। ठीक है, इसी के साथ एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो आप लैब में ये रिएक्शन कर सकते हो, जिंक के ना छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको आप एक बिकर में ले लीजिए और उसके बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। ठीक है, अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डाइल्यूट होगा, थोड़ा सा डाइल्यूट मतलब कंसनट्रेटेड नहीं होगा, ये डाइल्यूट का मतलब वाटर की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन होती है तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और बना लेता है जिंक सल्फेट। अब ये रिएक्शन करने के लिए आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आनी जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको दोस्तों कहा प्रोडक्ट बनाना इजी रहेगा अगर आप साथ साथ में कंसेप्ट जो हैं कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं वो आप अच्छे से कर लेते हो। वैसे मैंने आप सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प होगी आपको रिएक्शंस को करने में और प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, और एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब इसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं भी हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इसके पास आप कैंडल बर्न करके, तो यहाँ पे आप कैंडल बर्न करके इसके पास लेके आओगे तो एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगा जो इंडिकेट करता है भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिसिक देख सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रैक्टिसिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो दोस्तों एक ये सॉलिड सब्सटेंस है या इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो रिएक्शन होने के बाद फॉर्म्ड होता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइट फॉर्म में जो है वो है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है दोस्तों, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद वो नीचे बैठ जाता है इस तरह से। तो मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस NaCl। अब इस रिएक्शन को कराना आपके लिए इजी होगा अगर आपने आइंस को अच्छे से पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आइंस आपने पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो Ag पॉजिटिव होता है, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो Ag को Cl के साथ अटैच कर दोगे तो बन जाएगा AgCl, और Na को NO3 के साथ अटैच कर देंगे तो बन जाएगा NaNO3। ठीक है, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, पर आपको इस तरह से भी करना आना चाहिए, तभी आप काफ़ी सारी रिएक्शंस को अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब ये रिएक्शन होती है तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है सिल्वर क्लोराइड का, तो ये वाइट कलर का होता है, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनते हैं। तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो फॉर्म्ड होता है। एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूँ, जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे भी क्या है, अब देखिए लास्ट वाले में वाइट प्रेसिपिटेट बने थे, अब जरूरी नहीं है सभी जगह वाइट प्रेसिपिटेट ही बनेंगे, कलर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है, Pb2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों Pb2 पॉजिटिव होता है, NO3 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आना था 2। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस आएगा, और क्या है सोडियम आयोडाइड। तो अगर आपको दोस्तों आयंस पता थे तो आपने ये केमिकल फॉर्मूला इसका करेक्ट कर लिया। तो हम कैसे अटैच करेंगे, तो Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, Pb जुड़ जाएगा I के साथ और Na जुड़ जाएगा NO3 के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास, लेड आयोडाइड, वैलेंसी एक्सचेंज कर दीजिए जैसे आप 9th क्लास में करते थे क्रॉसिंग करके, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा Na, यहाँ पे भी वैलेंसी एक्सचेंज कर दीजिए Na2NO3। ठीक है,
तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो लेड आयोडाइड बना, वो जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उसका जो कलर होता है दोस्तों वो होता है येलो। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं येलो कलर के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, चेंज इन कलर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो पोटाशियम डाइक्रोमेट जब वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ऑरेंज से ग्रीन कलर, ठीक है। ये ऑरेंज कलर था, उससे क्या बन गया, ग्रीन कलर। अब कलर से कलरलेस हो सकता है या कलरलेस से कलर बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए पोटाशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, अगर उसमें सिट्रिक एसिड डाला जाए तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कलरलेस हो गया। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है भी केमिकल रिएक्शन में, भी उनका कलर भी चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप बर्न करते हो तो बार बार मैं बोल रहा हूँ ये रिएक्शन बड़ी इजी है, आपने की है। CO2 प्लस क्या निकल रही है उसमें, हीट, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिलता है। तो लैब में भी आप अगर एक रिएक्शन परफॉर्म करो तो मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। एक पत्थर होता है जिसको चूने का हम पत्थर बोलते हैं, वो होता है लाइम, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। जब इसमें वाटर ऐड करते हैं हम तो एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाइटिश कलर का होता है। तो वाइट कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। अगर इसको हम एक विक्कर में करेंगे तो विक्कर को टच करके देखोगे, ये डायग्राम आपकी बुक में शायद बनी होगी, तो हीट भी यहाँ पे निकलती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक विक्कर है, ठीक है, उसमें पहले आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला या लाइम डाला, फिर उसमें आपने ऐड किया थोड़ा सा वाटर। तो कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, अगर आप यहाँ पे टच करके देखोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी हमें देखने को मिलता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होती है, जो ग्लूकोज को ब्रेक करती है एनर्जी में, ठीक है। तो वहाँ पे भी हीट निकलती है। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का कंबशन होता है या ऑक्सीडेशन होती है इसकी, और निकलता है, मैंने आपको कहा था कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें दो ये प्रोडक्ट निकलेंगे, दैट इज CO2 H2O, ठीक है। जब भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन होगी, जब ऑक्सीडेशन होगी उसकी, ठीक है, और निकलती है यहाँ पे हीट, या इसको हम, तो यहाँ पे निकलती है हीट या उसको एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चेंज इन स्टेट। तो ये लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, अभी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट मिथेन गैस गैसियस फॉर्म में ही चेंज हुई थी, वहाँ पे स्टेट नहीं चेंज हुई। तो कैंडल वैक्स को जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मान लीजिए पहले एक सॉलिड सब्सटेंस था, एक सॉलिड था, उसको हमने चेंज कर दिया किस में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनी, एक गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हीट भी निकलती है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है, चेंज इन स्टेट भी हो रहा है और चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपको सभी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आ गई होगी। और जैसे जैसे मैंने दोस्तों आपको केमिकल रिएक्शन करवाई हैं, जैसे कि वैलेंसी के थ्रू आप प्रोडक्ट बना सकते हो, एक्टिविटी सीरीज दोस्तों आपको आती है, आपके लिए नहीं है एक्टिविटी सीरीज, इसलिए मैंने कहा आपको वो वीडियो जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस वीडियो को देखिए अच्छे से, फिर आप इस चैप्टर को समझिए, आपको बहुत इजी लगेगा। जो केमिकल रिएक्शन आपको बहुत इजी लगेगी। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं, मैंने आपको पहले कहा है एक्सेप्शन केस है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट लर्न करने पड़ेंगे। तो अभी तक आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं और प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, और इनके आगे जो नंबर हम लगाते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स, जिससे बैलेंसिंग होती है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करने की नीड क्यों है,
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लास 9th में दोस्तों आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था, अभी जो रेक्टेंट है उनका मास वो किसके इक्वल होता है, रेक्टेंट और सॉरी प्रोडक्ट के मास के इक्वल। तो अगर मान लीजिए इन दोनों का मास, अगर इनकी रेशो देखो तो 1:8 होता है। इक्वल प्रोपोर्शन आपने लॉ पढ़ा होगा, भी जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो उनका कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है बाय मास, तो 1:8 होता है। अगर मान लीजिए इसको हम 2 ग्राम लेंगे तो वो कितना होगा, 2 8 16 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम हमने मान लो हाइड्रोजन ले लिया और 16 ग्राम हो गया हमारा ऑक्सीजन, तो टोटल हो गया 18 ग्राम। तो इधर भी अगर हम चेक करें, अगर सिर्फ H2O लेंगे तो 2 हो गया इसका और 16 इसका होता है, तो कितना बन गया 18 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बैलेंस। तो जितना ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट है उतना ही हो गया प्रोडक्ट, तब इसको हम बोलते हैं बैलेंस। पर जब हमारे पास ये बैलेंसिंग नहीं होती तो हमें किसी, मान लीजिए ये हाइड्रोजन था और ये था ऑक्सीजन, तो इनको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कंपाउंड्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, जिससे क्या होगा, एटम्स इक्वल हो जाएंगे। जितने एटम्स मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एटम्स है 8 मान लीजिए हाइड्रोजन के हैं, तो 8 ही हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, तभी क्या होगा, उनका मास इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीजन जितनी है इधर लेफ्ट हैंड साइड, एटम्स जितने हैं, मान लीजिए अगर 6 हैं इधर, तो उधर भी कितने होने चाहिए, 6, तो उनका मास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ये किसके क्यों बैलेंसिंग करते हैं हम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करते हैं, जिसके कारण इसको बैलेंस किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं आपको इसी एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे रिएक्ट किया है H2 + O2, ये बना है हमारे पास H2। प्रोडक्ट कैसे बना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक लॉन्ग मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप सीधा देखते हो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है और बैलेंसिंग हो जाती है। तो वो मैं आपको पहले करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। और अगर राइट हैंड साइड देखा जाए तो हाइड्रोजन की वैल्यू है 2 और ऑक्सीजन है 1। तो अगर तो यहाँ पे ऑड नंबर बन रहा है तो पहले तो किसी एक को इवन बना लीजिए, किसी एक को इवन बना लेते हैं हम। पर यहाँ पे इवन किसको बनाएंगे हम, देखिए ऑक्सीजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पर यहाँ पे हम नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आगे कर सकते हैं, जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर इसके आगे हम मल्टीप्लाई कर दें 2, तो इसका मतलब हो गया 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बट इससे करने से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन के एटम और बढ़ गए, 2 पहले थे, टोटल कितने हो गए 4, जैसे 2 2 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब 4 हो गई, पर यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके आगे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इधर भी 4। अब आप देख सकते हो जितने एटम्स हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उतने ही कितने हैं राइट हैंड साइड पे। अब इससे क्या होगा, देखो मान लीजिए अगर 1 ग्राम है हाइड्रोजन तो 4 ग्राम हो गया जी। ठीक है, इधर देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो ये हो गया, एक 16 होता है, 16 टू द 32 ग्राम, तो टोटल बन गया हमारे पास 36 ग्राम। ठीक है, अब 36 ही इधर बनना चाहिए। अब देखा जाए तो 2 2 4, यहाँ पे भी 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गए, प्लस 2 ऑक्सीजन होगी, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम, प्लस कितना आ गया 36 ग्राम। तो इससे वेरीफाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या है, अभी दोनों तरफ एटम्स इक्वल कर दो, जो भी एटम्स हैं उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सॉरी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम बैलेंसिंग करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। तो ये फर्स्ट आपकी बुक में दे रखी होगी मैग्नीशियम वाली, उसको हम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो मैग्नीशियम है वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसको सैंड पेपर से रब करेंगे, फिर इसको बर्न करेंगे तो ईजिली बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम बैलेंसिंग करना चाहें तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, उसको अगर मान लीजिए आपको वर्ड इक्वेशन दी है तो उसको पहले आप सिंबल्स में लिख लोगे,
फिर इसकी बैलेंसिंग आप स्टार्ट करोगे। स्टेप मैंने यहाँ पे इसलिए शो किए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। वैसे आपको इस तरह से फॉलो नहीं करना है। आप अगर मान लो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट नंबर लगा के, बट हाँ आप पहले साइड में करके देख लीजिए, क्योंकि अगर कटिंग हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले चेक करना है भी कितने कितने एटम्स हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, इधर भी कितना है 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हैं 1। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। तो मोस्टली रिएक्शन में आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, आपकी जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती है, या ऑटोमेटिकली बाकी जो आइटम्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको जस्ट आगे लगाना है, जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं हम, मैंने आपको पहले बताया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गए 2 मैग्नीशियम और 2 बन गए ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए और राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस हो गया। पर मैग्नीशियम बढ़ गए, तो मैग्नीशियम को भी इक्वल करने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर इनका मास आप टोटल चेक करोगे, इन दोनों का एटम्स का, एक एटम का आपको पता होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी तरह से फिर प्लस करोगे और इनका चेक करोगे, सेम आएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होल्ड हो रहा है और बैलेंसिंग आपने सीख ली है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम, मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये वर्ड इक्वेशन होगी, अगर वर्ड में दिया हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा, या वाटर लिखा होगा सीधा, प्लस हीट निकलती है। तो यहाँ पे देखिए CH4 मीथेन होता है, CH4 ऑक्सीजन O2 क्या बना CO2 प्लस वाटर। अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लोगे लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। एक मिनट, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी सेम एलिमेंट्स हैं, तो इनके हम मासेस और नंबर्स लिख लेते हैं एटम्स के। तो यहाँ पे इसका 1 है, इसका है 4, इसका कितना है 2। नेक्स्ट इधर देखिए, इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और ये हो गया 3, ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो ये हमने लिख लिया। अब मैंने आपको कहा था पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, फिर आप बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करिए। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑड में है, तो किसी एक को इवन बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको मैं राइट हैंड साइड पे जो कंपाउंड है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे होगा क्या, अभी जो ऑक्सीजन है वो इवन होगी, 2 यहाँ पे होगी और 2 कितनी होगी 4। अब इधर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना ईजी हो जाएगा, इसको जस्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, CH4 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब कार्बन 1 1 है तो ये तो बैलेंस ही है। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन जितने थे यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, देखिए ये बैलेंस होगी। तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन क्या बनी, CH4 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। तो ये हमारी रिएक्शन होगी कंप्लीट, बैलेंस कर दिया इसको हमने। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड पता लग गया होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपके लिए है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अभी इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करने के बाद केमिकल रिएक्शन क्या आएगी, तो ये है C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस वाटर। ये हमने पहले की थी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस एनर्जी इसमें निकलती है। तो अब दोस्तों जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शन की उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, उनकी टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती है केमिकल रिएक्शन की, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको डेफिनेशन आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको रिएक्शन इसकी करेंगे तो डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। तो जिसमें होता क्या है, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने का यहाँ मतलब है एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने रिएक्शन की थी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, तो उसको बैलेंसिंग करना आपको
आता है, आपने सीख लिया है। तो ये होगी हमारी एक कम्बिनेशन रिएक्शन। और एक कम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2। ठीक है, तो ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्बिनेशन रिएक्शन आप कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी आपको कराई थी, एक इसको हम बोलते थे क्विकलाइम या इसको लाइम भी बोला जाता है। और इसको वाटर में अगर डालेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो सब्सटेंस यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, एक वाटर एक कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विकलाइम, उससे बनता था स्लेक लाइम। ठीक है, तो ये भी एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। कोई हो आपको पता लग गया होगा कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। ठीक है, इसको लाइम बोला जाता है या क्विकलाइम बोलते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है ये क्या है, वाटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा दोस्तों एक रिएक्शन और है जिसमें क्या होता है, इसको ही फर्दर रिएक्ट किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मान लीजिए पेंट किया हुआ है, पहले कली करवाते थे ना घरों में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट होता था, पेस्ट कर देते थे, तो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करती थी और बना देती कैल्शियम कार्बोनेट, पपड़ी सी बन जाती थी। ठीक है, आजकल तो बिरला पट्टी या ये चीज़ें यूज़ करते हैं, पेंट अच्छे आ गए हैं जिसमें पपड़ी नहीं बनती, तो ये पपड़ी बन के उतरती थी, पहले लोग कली करवाते थे। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, H2O। तो ये भी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप एग शेल में भी देख सकते हो, जो एग शेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन हम ½ O2 लिखें, ½ O2 का मतलब है इसकी लेस प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे एक डे टू डे लाइफ में आपने चीज़ सुनी होगी भी, जो अंगीठी होती है या जो कोयला होता है उसको घर में हम बंद कमरे में ना जलाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, अभी जो कार्बन है वो लेस ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देती है, जिससे हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर मान लो आप रात को नींद में हो तो आपकी इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है, तो इसीलिए बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, टूटना। डीकम्पोज मतलब टूटना किसी चीज़ का। केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड स्प्लिट, लिखा आ गया स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसमें क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस रिएक्शन को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई मेथड नहीं है। जैसे मान लो रिएक्टिविटी ऑर्डर या कोई वैलेंसी वगैरह हम यूज़ करके प्रोडक्ट पता लगा लें, तो ये ऐसी एज इट आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दी हुई है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Hg + O2, मर्करी + O2। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सब्सटेंस या एक सिंगल कंपाउंड हमारे पास स्प्लिट हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे 2 ही हो रहे हैं स्प्लिट, तो यहाँ पे 2 ही स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये होगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अभी हमने की है कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बनाया हमने। अगर इसको दोस्तों हीट कर देते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अभी हमने किया था, जस्ट से नाम को। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया था, इसका नाम बता दीजिए जल्दी से। इसका नाम है लाइम, या इसका हम नाम बोलते हैं क्विकलाइम। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजिशन की। तो रिएक्शन है फेरस सल्फेट, अभी हमने इसका कलर पढ़ा था पहले,
इसको भी हम हीट करते हैं, हीट का ये सिंबल है, जस्ट हीट लिखा होगा ऊपर। तो ही पेरोसल्फेट सोल्यूशन का कलर हमने आपको बताया था कौन सा कलर होता है, ग्रीनिश। ठीक है, इसको स्प्लिट करते हैं हीट की मदद से, आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड भी हमने किया था दोस्तों, क्या था ये, SO2 प्लस SO3, और 2 सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ऑक्साइड्स हैं, एक है डाई, एक और ट्राई। अब ये जो सब्सटेंस बना है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग होने के बाद जो आयरन बनता है उसका जो कलर होता है वो उसका ये फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा दोस्तों एक रिएक्शन और है, PbNO3, दैट इज लेड नाइट्रेट। इसको भी अगर हीट करें तो हमारे पास PbO प्लस NO2 और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सिंगल सब्सटेंस है, सॉरी सिंगल कंपाउंड है एक, जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं हीट की मदद से। क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब इसको याद रखना है, ये जो सब्सटेंस सॉरी कंपाउंड है ये होता है कलरलेस, और जो लेड ऑक्साइड हमारे पास बन रहा है वो होता है येलो कलर का। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे कलर आपको याद रखना है, कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कलरलेस था और येलो बन गया, तो ये करेक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहा है। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज चेंज इन कलर। तो आई होप दोस्तों आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन पता लग गया होगा। तो आगे दोस्तों है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अभी देखो, अभी दोस्तों हमने देखा अभी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो हीट को ऑब्जर्व करती हैं। जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं उन्हीं रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिनमें हीट निकलेगी उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसी के साथ दोस्तों हम कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर वाटर है उसको अगर स्प्लिट करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा और हमारे पास निकलेगा H2 प्लस O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये भी क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, जो एंडोथर्मिक बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रिएक्शन है AgCl और AgBr। अगर ये रिएक्शन आप करना चाहते तो लैब में एक चाइना डिश होती है। ठीक है, एक वेसल होता है, उसमें अगर इस सब्सटेंस को हम रखेंगे और धूप में रख दें, जैसे सनलाइट में, दोनों को सनलाइट में रख दें, तो क्या ऑब्जर्व होगा, ये सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी। तो क्या होगा, जो सिल्वर है उसमें बच जाएगा उस वेसल में, और जो गैसेस है वो निकल जाएंगी, जैसे Cl2 गैस निकल जाएगी या Br2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन की, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हम इनको बोल सकते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी दोस्तों, जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो मोस्टली जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होगा, हीट रिलीज होती है। तो जितनी भी हमने कंबशन रिएक्शन की है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं, उसमें क्या होता है, CO2 और हीट निकलती है। ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन ले लें जैसे CH4। ठीक है, तो इसको भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो CO2 तो निकलेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, H2O प्लस क्या निकलेगा, हीट। तो जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पहले भी की थी स्टार्टिंग में, दैट इज लाइम रिएक्ट विद वाटर। लाइम को हमने रिएक्ट किया था वाटर के साथ और प्रोडक्ट बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, सॉरी स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम क्विकलाइम। ठीक है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे निकलती है हीट, जिसको मैंने कहा था आप पिक्चर में अगर टच करके देखोगे तो आपको एब्जॉर्ब होगा, चेंज इन टेम्परेचर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखी थी लास्ट। ठीक है, तो जिसमें भी हीट इवॉल्व होएगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
तो ये आपको रिएक्शन समझ आई होंगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की एक सीरीज है जिसमें सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर रखा गया है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे वो लेस रिएक्टिव होता जाएगा। जैसे गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव है और पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो अगर किसी के साथ रिएक्ट करना चाहे तो फास्टली रिएक्ट कर पाएगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे देखिए जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर की जगह ले लेगा क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक यहाँ कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को कहेगा बाय बाय, आप भाई साहब बाहर निकलो। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर आती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके लिए करना ईजी है। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी जिसमें क्या होगा, मोर एक्टिव मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है एलिमेंट वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस को। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आती है, रिएक्शन करनी आपके लिए ईजी है। तो अगर मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दूँ, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी इसको करेंगे डिस्कस। तो बताइए जल्दी से। यस, आयरन को चेक करिए, तो ये रहा आयरन हमारा। कॉपर को चेक करें तो ये रहा कॉपर। अब यहाँ पे देखिए आयरन सल्फेट पहले कंपाउंड बना के बैठा है। कॉपर क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो कॉपर इसकी जगह नहीं ले पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करना आया होगा और इस रिएक्शन को कैसे हम करेंगे वो भी समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कौन सी रिएक्शन है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। के लिए आपको आयंस के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आयंस आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये जो रिएक्शंस हैं वो इजीली कर पाओगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या दोस्तों, आयंस एक्सचेंज करते हैं। अब आयंस बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। एसिड बेस वाले चैप्टर में इस रिएक्शन को भी हम करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, अगर इसमें आप देखो ऑब्जर्व करो तो सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, पॉजिटिव, और OH के ऊपर आएगा नेगेटिव। जहाँ लॉस या गेन करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या अपने शेल कंप्लीट कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, तब बनता है आयनिक बॉन्ड और ऊपर उनके ऊपर आता है चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव लिखा जाता है, मोस्टली हम देखने को मिलता है, फिर आता है नेगेटिव। इसमें भी क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ अटैच कर देना है, क्या बन जाएगा, NaCl, और H और OH हमेशा बनाएंगे वाटर। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएंगे हमेशा वाटर। तो देखिए कितना इजी हो गया, अगर आपको आयंस आते थे तो प्रोडक्ट बनाना कितना आपके लिए इजी हो गया। तो यहाँ पे देखिए आयंस एक्सचेंज हुए हैं, ये सोडियम आयन किसके साथ एक्सचेंज हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन ने इसकी जगह ले ली ना, तो हाइड्रोजन इसकी जगह ले गया OH नेगेटिव की, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस है। ठीक है, तो इन विच आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स एक्सचेंज प्लेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक दो एग्जांपल मैं दोस्तों आपको और करवाता हूं। जैसे है सिल्वर नाइट्रेट, पहले भी हमने किया था, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। तो यहाँ पे देखिए Ag, इसमें अगर देखें तो Ag होता है पॉजिटिव, NO3 चेक करें तो NO3 होगा नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, फर्स्ट को लास्ट से जोड़ देंगे AgCl और NaNO3। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी। तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको करा दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एसिड और बेस के बीच में होती है। एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या बनता है, सोल्ट, या एक्स्ट्रा बनता है इसमें वाटर। ठीक है,
तो सोल्ट तो आपको देखने को मिलेगा एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने की थी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। एक एग्जांपल और करवाता हूँ जो काफ़ी बार पूछा गया है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट अगर बाय वर्ड आपको आया हुआ है तो अगर आपको दोस्तों चार्ज याद है, जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड लिखा है हमने, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम का सिंबल हो गया Ba एंड क्लोरीन का हो गया Cl। अब बेरियम और क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे, BaCl2, आपको नहीं पता, ठीक है। तो बेरियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब क्रॉस कर दीजिए इसका तो BaCl2 बन गया, ठीक है। उसी तरह से सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है, मान लो वर्ड इक्वेशन दी हुई है हमें नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इस तरह से आप आयंस अगर आपको आते हैं तो आप बना सकते हो। तो सोडियम हो गया Na, सोडियम क्या हो गया Na, और साथ में है सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 और इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो इसका भी आप कर दीजिए क्रॉस तो बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों समझाया है, इसके ऊपर आपने चार्ज लिखना है। बेरियम के ऊपर कितना चार्ज था, 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव। और फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ जोड़ दोगे आप, बन जाएगा, देखो ऊपर 2 2 है तो ये कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा BaSO4 प्लस Na, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी 1 1 ही है मतलब चार्ज, तो क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना दोस्तों, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके, जो अगर आप टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करोगे इस रिएक्शन को तो बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस की, वो मैं आपको करवाता हूँ एक एग्जांपल। तो नेक्स्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। पे जो रिडॉक्स वर्ड है उसको अगर स्प्लिट करें तो रेड और ऑक्स, रेड से बन गया रिडक्शन, ऑक्स से बन गया ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शंस जिसमें आपको दो चीज़ें एक साथ होती देखें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो दो दो डेफिनेशन इसकी आपके बुक में दे रखी होंगी। वैसे तो इसकी काफ़ी डेफिनेशन है, 3 4 डेफिनेशन बनती हैं। ऑक्सीडेशन हम क्या मानेंगे, जब किसी में एडिशन हो रही हो ऑक्सीजन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। जैसे मान लो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरी इसकी डेफिनेशन बनती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन हो ऑक्सीजन की या रिमूवल हो हाइड्रोजन का, उसको हम मानेंगे ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, वो होगी रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है। क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब एडिशन किसका होगा, एडिशन होती है इसकी हाइड्रोजन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको बोलेंगे हम रिडक्शन, या जो रिमूवल हो जाए जिसमें ऑक्सीजन का, उसको भी हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो ये दो जो है डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी हैं। इसके अलावा गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी हम पढ़ेंगे एक डेफिनेशन। पहले इस दोनों से अप्लाई करके देखते हैं इस रिएक्शन के ऊपर भी, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आयरन ऑक्साइड आयरन में चेंज हो गया, तो इसकी ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो इसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मतलब और जुड़ गई, तो होगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम मानते हैं
ऑक्सीडेशन, क्या हो गई, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इसीलिए दोस्तों हम इस रिएक्शन को क्या मानेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होती है। अब रिडक्शन का यूज़ हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सीडेशन भी बहुत काम आएगी नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए। तो अभी तक का दोस्तों आपको पता लग गया होगा रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दो चीज़ें और है इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या चीज़ है, देखिए देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जिसकी रिडक्शन हुई है, आयरन ऑक्साइड से क्या बना था, आयरन, तो इसने ऑक्सीजन दे दी, तो आयरन ऑक्साइड बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी हुई थी ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दो चीज़ें और हैं, दो तो हमने पढ़ ली यहाँ पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अभी हमने दो डेफिनेशन की, इसके अलावा एक डेफिनेशन है सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। तो तीन डेफिनेशन यहाँ पे बन गई, जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीजन को गेन करे या लॉस करे हाइड्रोजन को, उसको हम मानेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन क्या है, सब्सटेंस, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो इसका, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, लॉस करेगा ऑक्सीजन को और गेन करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, इसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे या खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सेल्फ गेट्स रिड्यूस, मतलब रिड्यूस होने का मतलब है भी उसने अपनी ऑक्सीजन लॉस कर दी और किसी दूसरे को दे दी। ठीक है, अब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, किसी दूसरे को ऑक्सीजन उसने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे इसका रिवर्स कर दीजिए, अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये सभी चीज़ें आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बनेगा प्रोडक्ट इसमें MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस क्या निकला एक्स्ट्रा, वाटर। तो अभी तक दोस्तों जितनी भी हमने चीज़ें की हैं वो आपको अच्छे से समझ आई हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको माना हमने, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस। अब दूसरे को ऑक्सीडाइज तभी कर पाएगा अगर उसके खुद के पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में देखा जाए MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड में ऑक्सीजन किसके पास है, दोनों में से ऑक्सीजन इसके पास है, MnO2 के पास। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा किसको, HCl को, और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा HCl ने क्या किया, वो क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, और सॉरी दूसरे को रिड्यूस कर दिया उसने, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन ले ली उससे, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ध्यान से देखिए HCl से क्या बन गया, H2, तो HCl बन जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपके लिए है दोस्तों, एक एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल आप सभी के लिए है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं इसमें सिर्फ, एक है रेंसिडिटी, दूसरा है कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, एक ऑक्सीडेशन ही है जिसके कारण जो हमारे फूड है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें फैट्स हो या ऑयल्स हो, ठीक है, जितने फूड मटेरियल्स हैं जिसमें फैट्स या ऑयल्स हैं, उसको हम अगर काफ़ी देर तक संभाल के रखना चाहते हैं तो उसको टाइट कंटेनर में हमें रखना पड़ता है, एयर में नहीं रखना पड़ता, क्योंकि अगर एयर में रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे क्या देखने को मिलता है, जो फूड है वो उसमें स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, वो आप देख सकते हो वो सिलाब जाता है थोड़ा सा, ठीक है, उसमें वाटर चला जाता है, नमी आ जाती है, ठीक है, इसलिए जो आप देख सकते हो चिप्स वगैरह है वो पैकेट में रखे जाते हैं, ठीक है, वो उसमें नाइट्रोजन गैस है वो फिल की जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नाइट्रोजन गैस भी जो है वो पैकेट्स में क्यों फिल की जाती है? जो नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीजन जल्दी से रिएक्ट कर देती है और ऑक्सीडाइज कर देती है फूड को, इसीलिए। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए दोस्तों आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, टाइट कंटेनर में रख सकते हो, जो पैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की होती है क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, आप फ्रिज में रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लाइट से इसको थोड़ा सा अवे रखोगे तो इजी रहेगा। जैसे मान लो आप सर्दियों के दिनों में अगर आप कोई बिस्किट का पैकेट ओपन करके रख दो तो वो सिलाब जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी हो जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाता है, ठीक है। जितने भी फैट्स ऑयल वाले फूड है उसको इसी तरह से हम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है कोरेजन। अब कोरेजन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे मेटल्स क्या होती हैं, ख़राब होती हैं, या उनको मेटल को कोई चीज़ खाने लग जाती है एक तरह से। वो क्यों होती है? एक्शन ऑफ एयर के कारण हो सकती है, मॉइस्चर के कारण हो सकती है, या कोई एसिड वगैरह उसके ऊपर पड़ गया जिसके कारण वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब मोस्टली हमें देखने को मिलता है अभी जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर मिलता है इसको, मॉइस्चर मतलब वाटर मिलेगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बना देगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये आयरन ऑक्साइड आप देख सकते हो रेडिश ब्राउन कलर का हमें ऑब्जर्व होता है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो जहाँ पे मेटल्स का कोरेजन होता है। अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ करें दोस्तों, तो जो ये रिएक्शन है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, क्या बना हमारे पास? आयरन ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं इसमें, इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखा गया दोस्तों आयरन और स्टील से बनी चीज़ों को जंग जल्दी लग जाता है, उनका कोरोजन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो रेलवे लाइंस होती हैं, जो कार की बॉडीज़ होती हैं, ब्रिजेस या शिप्स में आप देख सकते हो। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं भी, ये काफ़ी टाइम तक ना हो, इसलिए हम पेंट वगैरह करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, जिसके कारण होता क्या है, वैसे मेटल नॉन मेटल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, उससे क्या होगा अभी इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। लाइफ बढ़ने से क्या होगा कि काफ़ी टाइम तक ये कोरोडेड नहीं होंगे, कोरोजन नहीं होगा इनका, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था दोस्तों इस चैप्टर का। इसके बाद दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको दोस्तों ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। जो वीडियो मैंने आपको कहा है वो ज़रूर देखना, इसके कारण आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। और यहाँ पे दोस्तों हमने जितना भी आज पढ़ा है उसके MCQs मैं अपनी ऐप के ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप शॉर्ट टेस्ट दे के अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो भी आपने जो भी समझा है वो आपको अच्छे समझ आया है नहीं आया है। तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लॉगिन करके उसको टेस्ट दे सकते हो। तो टेस्ट जरूर दीजिए, उससे आपको एवेल्यूएट होगा जो भी आपने समझा है वो आपको अच्छे समझ आ गया है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, भरपूर क्वेश्चन हम पूरी मात्रा में हम करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आज कवर हो गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।